लल्लनपुर गांव बड़ा समृद्धशाली गांव था। उस गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें सब मंत्री जी कहकर बुलाते थे। अपनी बुद्धिमान के चलते वो सरपंच के सलाहकारों में से एक थे। लेकिन उसी सभा में और एक व्यक्ति थे, संतरी जी, जो मंत्री जी को काफी हद तक पसंद नहीं करते थे। चूंकि दोनों ही सलाहकार थे तो दोनों में कई बार बहस भी हो जाती थी। गांव के ज्यादातर लोग व्यापारी थे, इसलिए काफी धनवान थे। गांव के सारे लोग एक दूसरे की मदद करते थे। किसी को भी कोई भी तकलीफ होती थी तो सभी उनके सुख दुख में हाथ बटाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में काफी चोरियां होने लगी, जिससे सभी लोग परेशान थे। उन्होंने कई तरीके अपनाए लेकिन चोर को पकड़ नहीं पाए। आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती थी। हमारे गांव को ना जाने किसकी नजर लग गई है। आखिर इतनी कोशिशों के बाद भी चोर हाथ में क्यों नहीं आ रहा? सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि ये पास वाले गांव की ही साजिश है। वे लोग हमारी तरक्की से जलते हैं। व्यापार और बाकी चीजों में तो वो हमें पीछे नहीं कर पाए, इसलिए अब वो इस गंदी हरकत में उतर आए हैं। मैं तो कहता हूँ हमें उनसे सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं करना चाहिए ताकि उन चोरों को सबक सिखाया जा सके। सरपंच जी, अगर आप बोले तो मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं मंत्री जी, आखिर तुम भी इस सभा का हिस्सा हो, तुम्हारा भी हक है अपनी बात रखने का। सरपंच जी, माफ कर दो, लेकिन मैं संतरी जी की बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसे किसी भी जांच पड़ताल के बिना किसी पर भी इल्जाम लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस तरह से दोनों गांव के बीच के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हमें किसी भी तहकीकात के बिना स्वयं इस परिणाम पर नहीं आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सरपंच जी, आप मेरी बात मानिए, ये उन लोगों का ही काम है। हमारे गांव में तो ऐसा कोई भी नहीं जो चोरी करे। सब लोग एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। फिर भला ये कौन कर सकता है? आप मेरी बात मानिए, ये बेहतर तरीका है उन लोगों को सबक सिखाने का। नहीं नहीं हो, इस तरह से सारे आसपास के गांव वाले हमारे दुश्मन हो जाएंगे। ये कदम जरा भी उचित नहीं है। सरपंच गांव की बदनामी के डर से पुलिस को गांव में बुलाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो मंत्री जी से बोले, मंत्री जी, आपकी बात सही है, लेकिन यूं पुलिस को गांव में बुलाना ठीक नहीं होगा। पुलिस के गांव में आने से हमारी गांव की बदनामी होगी। आप तो जानते ही है, ऐसी खबर आग की तरह फैलती है। लोग क्या कहेंगे? क्या इसका कोई और उपाय नहीं हो सकता जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? जी सरपंच जी, मेरे पास एक तरीका तो है जिससे पता लगाया जा सके कि चोर कौन है। लेकिन इतना सुनते ही संतरी मंत्री जी की बात काट देता है और कहता है, सरपंच जी, आप मेरी बात मान कर तो देखिए। हमें रात में ही गांव की चारों तरफ पहरा देना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि चोर वहीं से ही आता होगा। लेकिन चोर अगर अपने ही गांव से निकला तो क्या पता हमारे गांव में से ही किसी ने चोरी की हो तो? मंत्री जी, एक बार इनकी बात मान लेते हैं। अगर चोर पकड़ा नहीं जाता तो हम आपके तरीके पर भी गौर करेंगे। जी सरपंच जी, आप जैसा ठीक समझे हो। गांव के चारों तरफ पहरा तेज कर दो। रात में कोई भी इस गांव में दाखिल नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो उसकी खबर हमें होनी चाहिए, और गांव वालों को भी चौकन्ना कर दो। सरपंच के आदेश से गांव के चारों तरफ पहरा बढ़ा दिया गया। गांव के हर द्वार पर चौकीदारों की संख्या बढ़ा दी गई। कुछ दिन बीत गए लेकिन गांव में कोई चोरी नहीं हुई। ओए पाजी, तेनू क्या लगता है चोर सच में बगल वाले गांव से ही आता होगा? देख, जब से हमने पहरा बढ़ाया है तब से कोई चोर गांव में नजर नहीं आता है। लगता तो ऐसा ही है। अगर चोर गांव में से ही कोई होता तो अभी तक तो चोरी हो जानी चाहिए थी। वैसे अब भगवान ही जाने, हमें तो बस मन लगाकर अपना काम करना है। ओए, कौन सा काम है गुरु? अरे बुलक्कड़, चौकीदारी का भूल गया क्या? तू जरूर चोरी करवा के ही रहेगा।
जीजा जी, मुझे तो लगता है आपकी बात सच निकली। चोर सच में बगल के गांव वाला ही था। वे मंत्री झूठ मूठ का ही आपको गांव वालों पर शक करवा रहा था। मुझे तो लगता है जीजा जी वो आपसे जलता है। सरपंच जी आपकी इतनी बात जो मानते हैं। हाँ, हो सकता है। वो मंत्री का बच्चा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। रही सरपंच जी की बात, तो वो मेरी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि आखिर मैं इतना बुद्धिमान जो हूँ। आखिर मेरे वजह से ही गांव की चोरियां रुक गई। तभी कुछ दिनों बाद गांव में फिर से चोरी हुई। चोरी की बात सुनते ही सरपंच जी ने सभा बुलाई। आखिर ये क्या हो रहा है? इतनी कड़े पहरेदारी के बावजूद भी हमारे गांव में चोरी हो गई। कहीं पहरेदारी में तो कोई कमी नहीं रह गई? ओए नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हमारे हाजिरी में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मंत्री जी आप कुछ कहोगे कि यूं खड़े ही रहोगे? सरपंच जी, इससे ये तो साबित हो गया कि चोर गांव में से कोई है। बस अब हमें उनको पकड़ना है, और मैंने उसके लिए एक तरकीब भी सोच ली है। अगर आप कहे तो मैं आगे बढ़ूं। लेकिन सरपंच जी आपने आपका मौका गवा दिया है। अब जैसे मंत्री जी कहेंगे वैसा ही होगा। मंत्री जी आप आगे बढ़िए, और चोर को पकड़ने के लिए आपको जो भी सहायता चाहिए आप मुझसे कहिए। धन्यवाद सरपंच जी। हो इतना कहकर मंत्री जी ने सभी गांव वालों को कल सुबह इकट्ठा होने का आमंत्रण दिया। दूसरे दिन सुबह मंत्री जी ढेर सारी लकड़ियों के साथ सभा में उपस्थित हुए। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। मंत्री जी ये क्या है? ये कौन सी तरकीब है चोर पकड़ने की? और इन लकड़ियों से क्या होगा? सरपंच जी, आप इस लकड़ियों को मामूली लकड़ी मत समझिए। हो ये लकड़ियां मैंने दूर देश से जाने माने बाबा तिलकधारी से आश्रम से मंगवाई है। ये जादुई लकड़ियां है। इन सभी लकड़ियों में कुछ शक्तियां है। इतना कहकर मंत्री जी ने गांव के हर आदमी को एक लकड़ी रखने को दी और बोले, सभी लोग कान खोलकर सुन लो। ये जादुई लकड़ियां है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना। हम सभी लोग 2 दिन बाद वापस मिलेंगे, और जो कोई भी चोर होगा उसकी लकड़ी औरों के मुकाबले ज्यादा लंबी हो जाएगी। और कोई भी इस लकड़ी को फेंकने की जरूरत मत करना हो, वरना उसे ही चोर मान लिया जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले लकड़ी लेकर चले गए। क्यों री, तुझे क्या लगता है मंत्री जी की इस तरकीब से चोर पकड़ा जाएगा? पता नहीं दीदी, पकड़ा जाए तो बढ़िया ही है। कम से कम चोर से तो छुटकारा मिलेगा। वैसे आपके पास जो लकड़ी है जरा देखो तो, कहीं आप ही तो। तू पागल है क्या? मैं चोर हूँ? अरे दीदी, आप तो यूं ही नाराज हो रही हो। मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। आज नहीं तो कल चोर पकड़ा ही जाएगा। 2 दिन बाद गांव के सारे लोग अपनी अपनी लकड़ी के साथ इकट्ठा हुए। सभी को आज चोर के पकड़े जाने की उम्मीद थी। सभी गांव वाले अब अपनी अपनी लकड़ियां जमा कर दो। हो लेकिन याद रहे, हो कोई भी चालाकी नहीं करेगा। इतना सुनते ही सभी गांव वालों ने बारी बारी से अपनी लकड़ी जमा कर दी। लकड़ियों के इकट्ठा होते ही मंत्री जी मुस्कुराने लगे। मंत्री जी आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। जल्दी से बताइए कि चोर कौन है? सरपंच जी, चोरों का पता चल गया है। हो तो फिर देर किस बात की, जल्दी बताइए। सरपंच जी, चोरी संतरी जी के साले और उनके दोस्तों ने ही की है। पूरे गांव में केवल इन्हीं की लकड़ियां छोटी है। मंत्री जी ये आपकी लकड़ियां सच में जादुई है या कोई षड्यंत्र? मैं समझाता हूँ, ये लकड़ियां कोई जादुई लकड़ियां नहीं है। मैंने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई थी कि चोरी करने वालों की लकड़ी बड़ी हो जाएगी। इसी डर के मारे चोरों ने अपनी लकड़ियां खुद ही छोटी कर ली, इस उम्मीद में कि बाद में ये अपने आप बड़ी हो जाएगी। ये संतरी जी का साला और उसके दोस्तों की लकड़ियां छोटी है, मतलब वही चोर है। वाह मंत्री जी वाह, मान गए आपको। आपने क्या दिमाग लगाया है।
काश कि आपकी बात हम पहले मान लेते। खैर, देर आए दुरुस्त आए। इन सभी को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। इन चोरों की हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। इस तरह मंत्री जी की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से चोरों को पकड़ लिया गया। गांव में फिर से पहले की तरह लोग बिना डरे रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। एक, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, और दूसरी, बिना सोचे और बात को अच्छी तरह जाने हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। यमुना नदी के किनारे मधुपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहां प्रमोद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। एक दिन, अरे ओ सरला, सुनती हो? जी हाँ, आई। और कितनी देर? मुझे खेत जाने में देरी हो रही है। जल्दी से आओ और मुझे मेरा गमछा ढूंढ दो। सरला गमछा ढूंढ कर प्रमोद को देती है और हड़बड़ी करते हुए प्रमोद से पूछती है, अजी आज क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो खेत? तनिक रुक जाओ ना, मैं फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे देर हो गई है। एक काम करो, तुम नाश्ता लेकर खेत चली आना। जी ठीक है। इतना कहते ही प्रमोद खेत के लिए रवाना हो जाता है और आते ही वह अपने हल से खेती करने लग जाता है। तभी अचानक उसका हल किसी चीज से जा टकराता है। अरे ये क्या है? लगता है कोई बड़ा सा पत्थर होगा। एक काम करता हूँ, इस जमीन को खोदकर वह पत्थर निकाल लेता हूँ। जैसे ही प्रमोद जमीन खोदता है तो वहाँ एक पत्थर नहीं लेकिन बड़ा सा संदूक निकलता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। संदूक? और वो भी मेरे खेत में? ये संदूक दिखने में तो काफी पुराना लग रहा है। इसमें आखिर होगा क्या? क्यों ना मैं इसे खोलकर देख लूं। प्रमोद जैसे ही संदूक खोलता है वैसे ही देखकर दंग हो जाता है। उस संदूक में बहुत सारे सोने के सिक्के और सोने से बने आभूषण होते हैं। हाँ, मैं तो माला माल हो गया। मैं तो करोड़पति बन गया। अब हमारी गरीबी के दिन गए। तभी उसकी पत्नी नाश्ता लेकर अपने पति के पास आती है और देखती है कि प्रमोद एक पुरानी संदूक लेकर बैठा होता है। अजी हल चलाने के वक्त आप ये पुराना संदूक लेकर बैठ गए? और ये संदूक किसका है? अरे ये कोई मामूली संदूक नहीं है, ये तो खजाने का संदूक है। अब हम करोड़पति बन गए, हमारे गरीबी की दिन गए। क्या आप सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या हम सच में अमीर हो गए? अरे सरला, हाँ, हम सच में अमीर हो गए हैं। वे नहीं कहते जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हाँ, आपने सही कहा। चले अब इस संदूक को हम जल्द से जल्द घर ले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी इस संदूक को घर ले जाना ठीक नहीं है। क्यों? अभी हम इस संदूक को घर क्यों नहीं ले जा सकते? आखिर दिक्कत क्या है? सरला देख, अगर हम इस बड़े से संदूक को घर ले जाएंगे तो रास्ते में पक्का कोई ना कोई गांव वाला देख ही जाएगा। इसीलिए बेहतर यह है कि हम इस खजाने के संदूक को रात में ले जाए। सरला अपनी पति की बात मान लेती है और अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए इस खजाने के संदूक को वापस दफना देता हूँ और जब रात आएगी तो वापस से इसे खोदकर यह संदूक निकाल लूंगा। रात होते ही प्रमोद उस खजाने के संदूक को लेने वापस खेत जाता है और संदूक निकालकर वह अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वह सरला को आवाज देता है, अरे ओ सरला, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ? अरे आप लेके आ गए खजाने का संदूक? अरे थोड़ा धीरे बोल वरना कोई सुन लेगा। अब मुझे ये बताओ, इस बड़े से संदूक को रखना कहाँ है? हाँ, ये तो समस्या है। आखिर इसे रखे कहाँ? एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं इस संदूक को आंगन के नीम के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर छुपा देता हूँ। अगले दिन सुबह जब प्रमोद खेती करने अपने खेत जा रहा होता है तब उसके घर सेठानी की बीवी अंजलि सरला से मिलने आती है। कैसे हो प्रमोद जी? सब कुशल मंगल ना? जी ठाकुराइन जी, सब बढ़िया है। आप बताइए, सेठ जी कैसे हैं? सब ठीक है। मैं तो यहाँ सरला से मिलने आई थी। कहाँ है वो?
अरे वो अंदर ही है, आप जाइए ना अंदर, मिल लीजिए उसे। फिर अंजलि सरला से मिलने घर जाती है और उससे बात करती है। बातों बातों में, अरे क्या सरला, आज तू बहुत खुश दिखाई दे रही है। बता इस खुशी का राज क्या है? कोई खजाना वजाना तो नहीं मिल गया? सच बताओ तो ऐसा ही कुछ समझो दीदी। चल झूठी, इतना घटिया मजाक मुझे नहीं पसंद। अरे सच कह रही हूँ दीदी, खेत में हमें बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है। हम तो अमीर हो गए दीदी। अरे तू क्या सच कह रही है? जरा मुझे भी बता, हीरे जवाहरात से भरा खजाना? अरे नहीं नहीं, वो खजाना तो आपके भैया ने आंगन के नीम के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर दफना दिया है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। इतना कहते ही अंजलि अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और घर पहुंचते ही अंजलि अपने पति धनपाल सेठ को खजाने से भरे हुए बक्से के बारे में बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैंने सरला से सारी बात उगवा ली है। अगर यकीन ना हो तो आप खुद ही चल के प्रमोद और सरला से पूछ लो। शाम को प्रमोद खेत से थक हार के लौटता है। तभी धनपाल सेठ और उसकी पत्नी प्रमोद के घर के बाहर खड़े होते हैं। अरे ओ प्रमोद, प्रमोद किधर है तू? बाहर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। सेठ जी, क्या हुआ? इतनी शाम को आप और सेठानी जी मेरे घर? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। आखिर बात क्या है सेठ जी? तू यह सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि तुझे खजाना से भरा संदूक मिला है? मैं वह देखना चाहता हूँ। खजाना? कैसे खजाना? और मुझे कोई संदूक नहीं मिला सेठ जी। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ए, झूठ मत बोल, मुझसे चालाकी करता है। तुम्हारी पत्नी ने ही मेरी पत्नी को तुम्हारे नीम के पेड़ के नीचे दबे खजाने के बारे में बताया है। हाँ हाँ, जरा बुलाना सरला को बाहर, आखिर हो ही जाए दूध का दूध पानी का पानी। तब प्रमोद सरला को बाहर बुलाता है और उससे खजाना के बारे में पूछता है। सरला, आखिर तुमने किस खजाने के बारे में सेठानी जी से जिक्र किया है? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से भाभी जी को खेत से मिले खजाने के संदूक के बारे में बता दिया, मुझे माफ कीजिए। ये माफी वाफी बाद में, पहले हमें ये बता कि खजाना कहाँ है? खजाने का संदूक नीम के पेड़ के नीचे दबा है। तब सब कोई आंगन में नीम के पेड़ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां चल के देखते हैं तो पता चलता है कि वहां नीम का पेड़ नहीं, वहां पे आम का पेड़ होता है। ये क्या बेहुदा मजाक है? नीम का पेड़ तो है ही नहीं। अंजलि, ये क्या है? मैं झूठ नहीं कह रही, सच में सरला ने ही कहा था कि नीम के पेड़ के नीचे खजाना दबा है। मैंने आपसे कहा था ना सेठ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सरला ने जरूर कोई सपना देख लिया है और भाभी जी को भी वही सपना बता दिया होगा। धनपाल सेठ और अंजलि निराश होकर अपनी घर की ओर लौट जाते हैं और सरला रोते हुए प्रमोद से पूछती है। मेरे तो भाग फूट गए, क्या वो सच में सपना था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे पगली, वो कोई सपना नहीं था, सब सच ही है। और ये आम का पेड़ नहीं बल्कि नीम का पेड़ ही है। अरे लेकिन इस पे तो आम लटके हुए हैं। आम लटके हुए नहीं, लटकाए हुए हैं। लेकिन आपने इसे किया क्यों? और आपको कैसे पता कि मैं सारी बात अंजलि भाभी को बता दूंगी? दरअसल जब सेठानी जी घर आई थी तभी मुझे लगा कि तुम उन्हें सारी बात बता दोगी, इसीलिए मैंने बिना वक्त गवाए नीम के पेड़ पर आम लगा दिए। इस तरह प्रमोद अपनी अक्लमंदी से मिला हुआ खजाना बचा लेता है और शहर जाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।